नमस्कार। आज की परिचर्चा में जो शख्सियत हमारे बीच हैं, मैं उनके बारे में बताऊं तो कम है। वो पंतनगर इंजीनियरिंग कॉलेज से उन्होंने बीई की, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। तत्पश्चात उन्होंने अपना व्यवसाय नोएडा जैसे शहर में स्थापित किया, जबकि वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। इस सब के बावजूद उन्होंने कंपटीशन रखते हुए नोएडा शहर में एयर कंडीशनिंग का काम स्टार्ट किया और आज उनकी नोएडा शहर में 2-3 यूनिटें हैं और बड़े बड़े मॉल, बड़ी बड़ी जो जगह हैं, उन पर वो एसी का काम करते हैं। उनकी जो संस्था है, जो उनका व्यवसायिक यूनिट है, वो है एसी वर्ल्ड के नाम से। इस ऐसी शख्सियत के संजय भाटी जी, आज हम उन्हीं से चर्चा करेंगे। संजय भाटी जी, आपका स्वागत है। मैं संजय भाटी जी चाहूंगा कि आप सबसे पहले अपने जीवन जहां से प्रारंभ किया, आपने, जहां तक मुझे याद पड़ता है कि आप लखनऊ में आपकी शिक्षा दीक्षा हुई, वहां से आपने प्रारंभ किया, तो वहीं से आप अपनी मैंने अपना शुरू करें। इंटरमीडिएट लखनऊ से किया। उसके बाद मैं पन्नागर इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और उसके बाद मेरे पिताजी रेलवेज में थे, उनका ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया, इसलिए हम लोग नोएडा आ गए और हम लोग 1996 से नोएडा में ही हैं। और फिर मैंने अपना कुछ दिन जॉब किया एल&टी में और उसके बाद ये जॉब यहाँ से मैंने अपना काम शुरू किया एसी का। ये ऐसी फील्ड है कि हर आदमी को एक एसी चाहिए आज की डेट में। इसका बहुत स्कोप है। चाइना में ये लगभग 7% से बढ़ रहा है और जबकि हमारे देश में 11% से एसी की डिमांड हर साल बढ़ती है। तो ये बहुत ही अच्छा फील्ड है और इसमें लोगों की बहुत कमी है। अभी स्पेशलाइज्ड स्टाफ नहीं मिलता। हम लोग ट्राई कर रहे हैं, ट्रेनिंग देते हैं, हर साल 10 से 12 बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं ऑन द जॉब, जिससे कि वो लोग सफल कारीगर बन सकें और अपना जीवन यापन कर सकें। इसमें बेसिक सैलरी 2 साल के बाद लगभग 25 से 30 हज़ार हो जाती है। तो ये बहुत अच्छी बात है। जो नए लड़के हैं वो और उसको नौकरी तुरंत मिलती है इसमें, इसलिए एसी का व्यापार बहुत बढ़िया। हर घर में एसी चाहिए ही आज के। जो ये जो आपका व्यवसाय है, जिसको आप नोएडा शहर में कर रहे हैं, इसमें आप रोजगार सृजन भी कर रहे हैं, साथ के साथ ही नए जो लड़के हैं उनको आप अच्छे से व्यवसाय में लगाए हुए हैं। इस सबके बावजूद जो प्रतिस्पर्धा है, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए सर, प्रतिस्पर्धा तो आज की डेट में हर जगह है, लेकिन जो एसी का मार्केट है उसमें बहुत बड़ा गैप है टेक्नीशियंस के लिए, क्योंकि नोएडा की आबादी 15 लाख से ऊपर हो चुकी है। तो यहाँ कम से कम नहीं तो 10-12 हज़ार टेक्नीशियन चाहिए। अभी हमारे पास मुश्किल से 1000-1200 टेक्नीशियन हो गए। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा वेस्ट और नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे हो गया। तो अभी तो बहुत बड़ा स्कोप है एसी का। अभी लाखों मकान जहाँ पोजीशन नहीं हुआ है वहाँ भी एसी लगने हैं। तो इसमें हर आदमी की गुंजाइश है एसी की। हम अपनी अभी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहे हैं एसी की, क्योंकि बहुत बड़ा स्कोप है एसी का भी। नहीं, मेरा जो प्रतिस्पर्धा से 2 मतलब थे। एक पहला जो ये था कि इस फील्ड में, दूसरा मेरा था कि जो लड़के हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, वो एक से दूसरे बिजनेस में तुरंत दूसरी यूनिट में चले जा रहे हैं। उसको कैसे आप मौका देखिए, ये तो कॉमन समस्या है। प्रतिस्पर्धा तो कुछ है नहीं एसी में, क्योंकि एसी में 5-6 कंपनीज हैं जो मशहूर कंपनीज हैं, जैसे डाइकिन हुआ, कैरियर हुआ, वोल्टास हुआ, ब्लू स्टार हुआ। तो कंपनी तो 5 से 6 हैं यहाँ पर, तो ज्यादा प्रतिस्पर्धा है नहीं। और जो लड़के हैं वो तो सैलरी से कारण ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन कमी बहुत है। ये थोड़ी दिक्कत है, टेक्नीशियंस नहीं है अभी इस फील्ड में बहुत ज्यादा। तो लोगों के लिए अच्छा स्कोप है बच्चों को। यानी कि आप मानते हैं कि जो ITI है उसमें बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एयर कंडीशनिंग के लिए जो है अपना करियर चुनना चाहिए? बिल्कुल जी, बिल्कुल। लेकिन क्योंकि ITI में 2 साल कोर्स होता है और प्रैक्टिकल कम होता है, एक टेक्नीशियन बनने में लगभग 4 से 5 साल लग जाते हैं। तो वो गैप अभी है। लेकिन जितने भी लोग एसी में हैं उनकी सैलरी, उनका सिस्टम बहुत बढ़िया रहेगा अगर एसी फील्ड में आएंगे तो। यानी कि उनका भविष्य उज्जवल है यदि वो ITI में एसी फील्ड को चुनते हैं,
तो उनका भविष्य उज्जवल है। इस तरीके के फील्ड में ज्यादा से ज्यादा यदि नौजवान हमारे पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर समझ लीजिए आप कि उनकी जो जॉब है उसकी गारंटी है। साथ ही साथ मैं अब दूसरे सवालों के पूछना चाहूंगा आपसे। ये तो आपके जीवन से जुड़ी हुई और आपके व्यवसाय से जुड़ी बातें हो गई। अब मैं कुछ सामाजिक तौर पर जिस पृष्ठभूमि से आप आते हैं मैं बता दूं, संजय भाटी जी बिसरख गांव से बिलोंग करते हैं और बिसरख गांव वो गांव है जो ग्रेटर नोएडा में ऐसा गांव जिसमें पहले ब्लॉक था और अब बिल्कुल सेंटर में है ग्रेटर नोएडा के। और ये सभी जितनी भी सामाजिक गतिविधि हैं उनका केंद्र बिंदु पहले से ही रहा है और आज भी है। तो इस पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति से निश्चित तौर पर यह सवाल बनता है कि हमारे सामाजिक तौर पर जो ताना बाना है उसमें जो कुरीतियां बढ़ रही हैं उनको आप किस तरीके से देखते हैं? हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं वो नॉर्मल हैं। जहां पर भी पैसा आता है वहां दिखावा, कारें, दहेज ये बढ़ता है। ये शिक्षा से कम हो जाएगा, धीरे धीरे शिक्षा बढ़ेगी तो ये चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी। पहले दिल्ली में भी बहुत था लेकिन अब दिल्ली में चीजें कंट्रोल में आ गई हैं और ज़्यादा शिक्षा का विकास होगा ये चीजें। और हमारे क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और बहुत से कॉलेज हैं, नामी कॉलेज यहाँ शारदा यूनिवर्सिटी है, एमआईटी यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ से काफी लोग शिक्षा का पढ़ रहे हैं। पहले यहाँ शिक्षा के लिए केवल थोड़े बहुत स्कूल थे, अब तो कॉलेज, यूनिवर्सिटी वर्ल्ड क्लास की है हमारे पास। और जो शिक्षित बच्चे हैं वो इन सबसे चीजों से, कुरीतियों से दूर लगभग हो रहे हैं या हो चुके हैं। यानी कि शिक्षा यदि बच्चे लेते हैं तो जितनी भी कुरीतियां जो आज हमारे सामाजिक तौर पर आ गई हैं या आ रही हैं उनसे बचा जा सकता है। शिक्षा जो है एकमात्र ऐसा साधन है जिससे हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी युवाओं से अपील कि वो ज्यादा से ज्यादा शिक्षा की तरफ जाएं, इन कुरीतियों से बचें। लेकिन इस सब के बावजूद मैं देखता हूं कि जो गाड़ियां हैं उन पर जाति सूचक शब्द लिखे होते हैं, साथ ही साथ उनके ब्लैक शीशे हैं और ब्लैक शीशे के साथ साथ ये एक तर्क दिया जाता है कि एसी जो है काम नहीं कर रहा है इसलिए हम ब्लैक शीशे लगा रहे हैं। तो मैं संजय जी से पूछना चाहूंगा कि उस पे एसी का क्या इफेक्ट रह जाता है, क्योंकि आप उसी फील्ड से आते हैं। देखिए, जो कार की कंपनीज में एसी लगते हैं वो ये ध्यान रख के उनका टनेज होता है कि कोई दिक्कत नहीं आए। बड़ी बड़ी गाड़ियों में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। जो लगभग 10 लाख से ऊपर गाड़ी एसयूवीज हैं, चाहे क्रेटा हो, चाहे फॉर्च्यूनर हो, चाहे सेल्टोज हो, और मैं तो कहता हूं कि इवन मारुति की एल्टो में भी 10 मिनट बाद एसी ठंडा कर देता है। ये तो बच्चों की मानसिकता है और इसमें अधिकतर जो बच्चे इन्वॉल्व हैं उनकी उम्र लगभग 30 साल से कम होती है। तो ये हम इमेच्योरिटी कह सकते हैं कि ये इमेच्योरिटी है। बाकी जब वो थोड़ा शिक्षित होंगे, थोड़ी जानकारी होगी तो उनको भी ये चीजें बचकाना लगेंगी। भविष्य में थोड़ा शौक सबको होता है और बच्चे ही थोड़ा, ये बचपना है, ये सब छोटी छोटी गलतियां होती हैं और ये धीरे धीरे मैच्योरिटी से खत्म हो जाती हैं। बिल्कुल, ये जो एसी के लिए तर्क है कि गाड़ियों में यदि ब्लैक शीशे रखे जाएंगे तो एसी अच्छा इफेक्टिव होगा, ये मेरे ख्याल से गलत है और एक्सपर्ट हैं संजय जी तो वो भी बता रहे हैं कि ये गलत है। इसके साथ साथ सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो ये है कि जाति सूचक शब्द लिखने के बाद यदि ब्लैक शीशे और गलत तरीके से हूटर वगैरह लगा के गाड़ी चलाई जाती है तो उस जाति को जितने लोग उस सड़क पर चलते हुए होते हैं वो निश्चित तौर पर ये मानते हैं कि ये जाति जो है ये हिंसक और इस प्रवृत्ति की जाति है कि इसको सभ्यता के दायरे में नहीं रखा जा सकता। तो मैं ये समझता हूं कि यदि आप जाति सूचक शब्द लगा के और इस तरीके की हरकत करते हो तो पूरी की पूरी उस जाति को आप बदनाम करते हो और जो लोग सड़क पर चल रहे हैं उनकी ओपिनियन चेंज करते हो। आपका इस बारे में क्या विचार है? देखिए, जब मैं यहाँ 96 में आया था तो ये जो हूटर वाला केस था ये लगभग 30% 20% था और जाति सूचक भी था। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि हूटर वाली समस्या पिछले 10-12 साल से तो ज्यादा है नहीं, ठीक है। और जाति सूचक जो शब्द है तो हर आदमी अपने, जैसे हिंदू है तो वो ये सोचता है कि भगवान की फोटो लगा के घूम रहे हैं, मुस्लिम है तो अल्लाह का नाम कुछ दे देते हैं,
ये बाकी जो डिफरेंट जाति हैं, यहाँ 3-4 जाति जो डोमिनेंट है, ब्राह्मण है, गुर्जर हैं, यादव हैं और जाट हैं। तो ठीक है, फिल्मों का असर भी है, जाट बॉयज जैसे है लिखा होता है जाट बॉयज, तो कुछ बच्चे थोड़ा इसको क्रेजी मान के, वही थोड़ा इमेच्योरिटी है बच्चों में, जो आज से 10 साल पहले बच्चे लगाते थे आज वो नहीं लगा रहे हैं। लेकिन वो तो पूरा ओपिनियन बनवा देते हैं ना पूरी जाति के बारे में, यदि वो गलत चला रहे हैं तो गाड़ी को। नहीं, वो तो धीरे धीरे सर वो खत्म होगा। इसमें ये तो पर्सनल बातें हैं, जैसे कोई लोग टी शर्ट में खुश होते हैं, कुछ लोग अपना ढंग का पहनाव में होते हैं, वो पहनाव अच्छा नहीं होता। अब जैसे बहुत लोग शहरों में डिफरेंट टाइप के कपड़े पहनते हैं, कईयों को अच्छा लगता है, कईयों को नहीं लगता, लेकिन ये बहुत कम हो गया है। अब यकीन माने 96 से लेकर अब तक 10% रहा है। नहीं, ये बात सही है। बहुत कि अब जाति सूचक शब्द और ब्लैक फिल्म जो हैं वो कम हो गई हैं, लेकिन इस कम के बावजूद जो लोग बच गए हैं उन्हें इस ओर ध्यान देना चाहिए, और उनके अभिभावक और उनके आसपास के मित्रगण इस ओर ध्यान देके इस सब चीज को छुटकारा दिलाएं, जिससे जाति विशेष को बदनामी ना मिल पाए। पूरी की पूरी जाति को इससे बदनामी होती है। अब मैं आपसे इससे आगे, आप क्या समझते हो कि सामाजिक तौर पर क्षेत्र में क्या ऐसे कार्य किए जाएं जिससे ज्यादा से ज्यादा युवक अपनी कामयाबी की तरफ जाएं? नहीं, शिक्षा ही एक तरीका है जिससे शिक्षा और एनवायरनमेंट और संस्कार, जिससे हम सही चीज सोच समझ पाए। हम अगर मैच्योरिटी नहीं है, संस्कार नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो मेरा सोचना यह है कि वो चीज हम समझ ही नहीं पाते ये चीज है क्या। तो बच्चों को सबसे बड़ी शिक्षित हों, अपने बड़ों से एडवाइस लें कि जो हमारे बड़े हैं, चाहे वो शिक्षा उनको उतनी नहीं है लेकिन वो ज्ञान बहुत है, केवल अक्षर ज्ञान इतना नहीं चाहिए, जो अपने बुजुर्गों के सम्मान। और स्पेशली मैंने देखा कि हमारे क्षेत्र में अपने जितने भी लोग हैं बच्चे, वो अपने माता पिता का सम्मान बहुत करते हैं, तो इस मामले में काफी ज्ञानी। और हमारे यहाँ तो इस क्षेत्र में गुंडागर्दी का रेट बहुत कम है, लगभग नेग्लिजिबल है। मैं तो पूरब में भी रहा हूँ। नहीं, ये बात सही है कि यहाँ पर जो एक गुंडागर्दी का एक वो रहता है लोकल का, और उसका वो बहुत ज्यादा कम है। और उसी का ये परिणाम है कि आप देखते हो कि चारों तरफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, सोसाइटीज हैं, इतने सारे लोग रह रहे हैं, ये इसका प्रमाण है। अदरवाइज तो यदि आप दूसरे क्षेत्रों में चले जाएं तो आप वहां देखेंगे कि ना तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है इतना, ना वहां पर रेजिडेंशियल डेवलपमेंट है। ये आप यहां से लेके नोएडा के, आप इस हरोला गांव से शुरू करके जेवर तक आप चले जाइए, सारे के सारे क्षेत्र में डेवलपमेंट बराबर चल रहा है। और इसका बड़ा कारण ये है कि गुंडागर्दी बहुत ही कम है, लेकिन है, क्योंकि लोकल्स की एक वो रहती है, उसी के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। वो 10% हो, 2% हो या 5% हो। तो मैं उसमें ये पूछना चाह रहा था आपसे कि जो सामाजिक संगठन है उनका क्या रोल हो इन बच्चों को, जो बच्चे अच्छे उसमें जा रहे हैं और जो बच्चे नेगेटिव उसके साथ हैं, इसमें सामाजिक संगठन क्या भूमिका निभा सकते हैं? देखिए, क्योंकि आप सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए भी हैं। देखिए, सामाजिक, अब मैं खुद देखता हूँ कि लगभग हर गांव में, हर जगह दुकानें बनी हैं, किराए पे ध्यान दे रहे हैं, बच्चे पैसों की तरफ बहुत अच्छा ध्यान दे रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, और उन्हें अपनी संस्था, कोई ने ब्यूटी पार्लर को खोल रखा है, किसी ने शॉप्स खोल रखी है। अब जो लोकल लोग हैं उनने दुकानें किराए के साथ साथ अपने काम भी कर रखे हैं, व्यवसाय कर रखे हैं, जैसे कजरिया के शोरूम्स हैं। तो हर व्यापार में यहाँ का लोकल आदमी है, बिजली में कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ के कम से कम 10-12 कॉन्ट्रैक्टर जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ऑल इंडिया बेस पे भी। तो लोकल लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और 1-2%, 5% तो हर समाज में, हर जगह कोई चीज भी 0% नहीं हो सकता। और आपने जैसे कहा कि हरोला से लेकर वहां तक जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं है। और हम लोग के जो लोकल लोग हैं, इन्होंने बाहर के आदमियों को बिल्कुल अपने में समा लिया है। हाँ, नहीं, ये बिल्कुल ये उदाहरण है। हाँ, बंगाल में जाइए तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते। आप महाराष्ट्र जाइए, देखिए मैंने काम बाहर भी किया है, महाराष्ट्र में भी किया है, अपने केरल में भी किया है। वहां पर ना गुंडा टैक्स लगता है लगभग। यहाँ पर कोई आदमी 1 रुपया भी कोई भी इंडस्ट्री से कोई वसूली नहीं है। स्पेशली योगी सरकार के मैं ये देख रहा हूँ पिछले 10-12 साल में कम से कम हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ से, नोएडा से 50 किलोमीटर दूर पे भी हो रहा है। तो यहाँ पर कोई गुंडागर्दी नहीं है। फिल्म सिटी भी आ गई है, एयरपोर्ट भी आ गया है, और आगे इस क्षेत्र का भविष्य बहुत उज्जवल है। इसमें लोकल लोगों का ही योगदान ज्यादा है।
कि उन्होंने वर्ल्ड के हर आदमी को संभाल लिया। आप कहीं भी जाइए, लखनऊ जाइए, इधर जाइए, तो थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं। यहाँ पर जो गुर्जर बिरादरी है, यादव बिरादरी है, ब्राह्मण लोग हैं, इन्होंने ठाकुर हैं, सारी और जाति। इसमें ठाकुर, जब यमुना वेल तो ठाकुरों की बहुत है, इन्होंने बाहर के लोगों का स्वागत किया है, उनके साथ व्यापार कर रहे हैं और संपन्न एरिया है सर। जब पैसा आएगा थोड़ी बहुत तो कुरीतियां होंगी, वो भी धीरे धीरे नेक्स्ट जनरेशन में खत्म हो जाएंगी, ऐसा मेरा विचार है। नहीं, आज हमारी जो चर्चा थी वो इसी विषय पे थी कि सामाजिक जो संगठन हैं वो किस तरीके का रोल, अपनी क्या कैसी भूमिका किसी भी जो प्रोग्रेसिव सिटी है उसमें कैसी उनकी भूमिका हो और हर समाज के लिए वो किस तरीके से काम करें, इसी विषय पे हमारी बातचीत हो रही थी। सर, हर समाज में सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं, वो दहेज विरोधी कर रहे हैं, शिक्षा के लिए कर रहे हैं, गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इंडस्ट्री लगवा रहे हैं। और ये अभी नोएडा ज्यादा पुराना नहीं है, मतलब 76 में ये आया है, नोएडा स्टार्ट हुआ। 50 साल हुए हैं, लेकिन पूरे इंडिया में लगभग इस पूरे संसार में कोई ऐसा वो नहीं होगा जो नोएडा शहर को ना पहचानता हो या नोएडा का नाम वहां तक। देखिए, कानपुर, इससे पहले गाजियाबाद, कानपुर, ये कानपुर सबसे पहले इंडस्ट्रियल टाउन था। अब पूरे यूपी में नंबर 1 है नोएडा। तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं, दे आर वेरी कोऑपरेटिव और उनका बहुत बड़ा योगदान है ये, क्योंकि हर गांव में, हमारे गांव में भी, और तो वहाँ बाहर के लोग, बहुत लोग रह रहे हैं, मकान खरीद रहे हैं। और यहाँ सबसे अच्छी बात यह कि हर आदमी को किराए पे मकान मिल जाता है। हाँ, नहीं, इस विषय पे भी एक वो है जो मेरा मानना है, वो ये मानना है कि यदि आप किसी गांव में चले जाएं, किसी भी नोएडा के किसी भी गांव में चले जाएं, तो वहां पर सब ने किराए के लिए वो बनाए हैं। इससे इंडस्ट्रियल जो टाउनशिप है उसको लेबर की जो सप्लाई है उसके लिए जो रेजिडेंशियल वो चाहिए, वो केवल और केवल नोएडा शहर में बसे हुए गांव ही दे पा रहे हैं। वो अपनी कॉस्ट पर, यानी कि अपनी कीमत पर उन्होंने छोटे छोटे या बड़े जो भी हैं वो मकान बना दिए हैं। उन मकानों में वो लेबरर रह रहे हैं जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए चाहिए, जो इंडस्ट्रीज यूनिट्स के लिए चाहिए, वो उसी में रहते हैं। और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि गांव जो हैं वो आज भी नोएडा शहर की इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो गांव की जो हालत है, मैं उस विषय पे भी आऊं कि गांव की हालत जितनी अच्छी होनी चाहिए उतनी अच्छी गांव की हालत है नहीं। इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गांव में सीवर लाइन डल चुकी है, जहां तक मुझे पता है अधिकतर गांव में सीवर लाइन है। और गांव नोएडा जैसे महंगे सिटी में भी आपको 1000 रुपए का मकान इसलिए मिल जाता है कि वहाँ आसपास गांव है। तो जितनी भी यूनिट है, स्पेशली कपड़ों की और फूड की, वहाँ लेबर को बहुत ज्यादा सैलरीज नहीं है, क्योंकि गांव है आसपास, इसलिए वो लोग का लेबर की जो फोर्स है, इंडस्ट्री सबसे अच्छी बात है। सेक्टर 5 के पास हरोला है, 63 के पास 3-4 गांव है, होशियारपुर है, ये सब गांव। तो इससे जितनी भी लेबर है इंडस्ट्री की, वो पैदल जाके सबसे नियर बाई स्टेशन है, हाँ, जो वो लेबर आराम से वहां रह लेती है। दिल्ली बहुत महंगा है, तो 90% जो लेबर है दिल्ली के आसपास, नोएडा, दिल्ली, यमुना, यदि आवासीय व्यवस्था उनकी सस्ते में हो जाती है, खाने की व्यवस्था सस्ते में हो जाती है, तो निश्चित तौर पर ये आप मान लीजिए कि जब वो इंडस्ट्रियल उसमें जाते हैं, औद्योगिक अपनी यूनिट में जाते हैं, तो वो कम सैलरी पर भी अच्छा काम कर पाते हैं और कम सैलरी पर वो अपने बच्चों को अच्छा लालन पालन दे पाते हैं। उसका बड़ा कारण यह है कि उनको आवासीय व्यवस्था सस्ते में गांव में उपलब्ध हो जा रही है, उनके खाने की व्यवस्था हो जा रही है। गांव में स्कूल हैं, छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, उनमें उनके बच्चों का एडमिशन हो जा रहा है। इसलिए वो कम सैलरी पर, कम मजदूरी पर भी वो इंडस्ट्रियल यूनिट्स को वो दे पा रहे हैं। उसका इफेक्ट जी, अगर गांव नहीं हो तो हर घर में जो काम वालियां हैं या काम वाले हैं, जैसे माली है, हाउस हेल्प है, अगर ये गांव नहीं होंगे तो ये सब जीरो हो जाएगा, क्योंकि उनको वहीं पर 800, 700, 500 रुपए में मकान मिल जाता है। कि नोएडा में आज की डेट में 1 बेडरूम का किराया भी 8-9 हजार रुपए है। इतना तो कमाते भी नहीं है। ये जो गांव है, इनने सपोर्ट किया हुआ है हर सेक्टर को। हाँ, सभी फील्डों में, चाहे आप किसी में चले जाएं या फिल्म सिटी में चले जाएं, तो गांव में रहने वाला, अट्टा में कोई रह रहा होगा या हरोला में रह रहा होगा, नयाबास में, चौड़ा में, किसी न किसी गांव में वो रह रहा होगा, तभी वो फिल्म सिटी को दे पा रहा है, तभी वो किसी दुकान पे मजदूरी कर पा रहा है सस्ते में, तभी वो, मतलब जितने भी जगह हैं सब पर यदि मजदूर
कम कीमत पर मिल पा रहा है, तो उसकी सबसे बड़ा कारण और सबसे बड़ी यदि मैं कहूं कि योगदान जो है वो यहाँ के नोएडा के गांव का है, और वो गांव ही उनको सस्ते उस पर उपलब्ध करा पा रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या इस बिल्कुल आपने सही कहा कि यहाँ के जो गांव हैं अगर वो नहीं होते तो ये मजदूर कहाँ रहते हैं नहीं पता, लेकिन इंडस्ट्री को लेबर सप्लाई नहीं होती। जो दूसरी बात है, हाँ, क्योंकि आपके तो अपनी यूनिट है सेक्टर 8 में। हाँ देखिए, हमारे जो हेल्पर्स आते हैं जिनको हम ट्रेनिंग करते हैं वो ऐसे ही मकानों में 5,000 के 3,000 के मकान 3-3 लगे रहते हैं। 2-3 साल ट्रेनिंग के बाद फिर वो लोग अच्छे काम करते हैं। तो गांव एक बैकबोन बनी हुई है पूरे इंडस्ट्रियल टाउन की। हर सेक्टर के पास गांव है, और गांव छोड़िए, इंडस्ट्री छोड़िए, जितने भी घर हैं, जितने भी लोग नौकरी कर रहे हैं, कहीं पर भी नौकरी कर रहे हैं, उन सबको हाउसमेट चाहिए, स्वीपर चाहिए, उनको प्लम्बर चाहिए, इलेक्ट्रीशियन चाहिए। ये सब लोग गांव में ही रहते हैं। मेरे ख्याल से 10% की बात तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन 90% जितने भी हेल्प, हाउस होल्ड हेल्प है, इंडस्ट्रियल हेल्प है, और इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, फोर्स है, वो गांव में ही रहती है। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए गांव को थोड़ी सपोर्ट करे और बढ़िया करे। नहीं, इसके साथ साथ एक और भी है जो मैं उसमें भी आपका विचार चाहूंगा कि ये तो इंडस्ट्रियल और उसको सप्लाई होगी अलग है, जो इस शहर में झोपड़पट्टी कम है उसका एक कारण ये भी है, आप उससे कितना सहमत होंगे वो मुझे बताएं, कि उन लोगों को जो लोग यहाँ झोपड़पट्टी डाल के रहते वो गांव में उनको जगह मिल गई। बिल्कुल सही। 1,800-500 जितने रुपए में भी, तो वो झोपड़ी डालने की उनकी आवश्यकता नहीं पड़ी। इस विषय में क्या मानना है कि नोएडा शहर को सुंदर बनाने के लिए भी गांव में इस तरीके का जो वो है, देखिए, काम कर रहा है। जो आज 90 से पहले झोपड़पट्टी पड़ी थी, उसके बाद कोई भी झोपड़पट्टी नोएडा में है नहीं। तो ये जितनी भी फोर्स रह रही है अधिकतर गांव में रह रही है। नोएडा से लेकर ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे में इसमें डबल फायदा हुआ है। एक तो जो जिनके मकान थे उनको भी किराए का साधन मिल गया, और प्लस फोर्स तो मिल ही रही है, क्योंकि आज की डेट में जो अभी 10,000 कमाता है वो किसी भी सेक्टर में नहीं रह सकता। यानी कि नोएडा की सुंदरता में जो है गांव का बहुत बड़ा योगदान है। अपने आप को गंदा करते हुए नोएडा शहर को सुंदर किया, झोपड़पट्टी नहीं बनने दी, बाकी जितनी भी चीजें थी वो साफ रखी। यदि साफ सफाई का काम है तो वो नोएडा शहर के अंदर, वो गांव के अंदर रहते हैं वो सारे के सारे लोग। इसलिए नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों से करबद्ध एक वो निवेदन है कि वो इन गांव का जो डेवलपमेंट है उस पर विशेष ध्यान दें, और समझें कि नोएडा शहर यदि साफ सुथरा है और नोएडा शहर को ये सब कुछ मिल पा रहा है, तो उसका बड़ा कारण ये है कि गांव जो है वो आज अपनी कीमत पर अपने स्वरूप को बिगाड़ते हुए इन सबको उपलब्ध करा रहे हैं, नोएडा शहर को, ग्रेटर नोएडा को और यमुना एक्सप्रेसवे को। तो इसलिए उस तरफ ध्यान देना चाहिए। आज की इस परिचर्चा में हमारे बीच संजय भाटी जी थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, धन्यवाद।